चांद पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, मौसम का आना जाना सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के पिटारे में हर रोज हमारे पास आपके लिए क्या होता है ये पहले से कोई नहीं जानता। तो चलिए फिर मेरे यानी बबीता जैन के साथ खोलते हैं ये पिटारा और जानते हैं कि किन लोगों ने अपने हुनर से आज के दिन को इतिहास में खास बना दिया। साथियों, आज ही के दिन 1948 में हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ कला सिनेमा को समृद्ध किया था बल्कि कमर्शियल सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाकर एक मिसाल पैदा की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं 70 व 80 के दशक के जाने माने भारतीय अभिनेता, समाज सेवी और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता फारूक शेख की। शेख साहब ने फिल्मों के माध्यम से अपनी छवि को आम लोगों से ऐसा जोड़ा कि फिर उसे मिटा सकने की क्षमता किसी में नहीं दिखी। गुजरात के अमरोली में जन्मे फारूक शेख का नाता एक जमींदार परिवार से था। स्कूल के दिनों से ही शेख साहब क्रिकेट के दीवाने हुआ करते थे। जिस वक्त फारूक सेंट मैरी स्कूल में थे तब वहां देश के जाने माने क्रिकेटर वीनू माकंड स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दिया करते थे। और पता है आपको कि स्कूल के इन 2 खिलाड़ियों में से एक फारूक शेख हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ इनके खेल में भी निखार आता चला गया। पता है साथियों, मशहूर खिलाड़ी सुनील गावस्कर इनके अच्छे मित्रों में से एक हुआ करते थे। फारूक के जीवन पर इनके पिता का गहरा प्रभाव था और शायद यही वजह रही कि इन्हें वकालत की पढ़ाई करनी पड़ी। दरअसल इसके जरिए वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी काम को आप मन से ना करो तो उसमें तरक्की की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। बस ऐसा ही हुआ कुछ शेख साहब के साथ भी। इन्होंने वकालत के पेशे को अपना तो लिया, लेकिन इनका मन तो कुछ और ही सपने सजाए बैठा था। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों से ही वो नाटकों में काम किया करते थे और यहाँ शबाना आजमी उनके अच्छे दोस्तों में से एक हुआ करती थी। वकालत छोड़कर जब फारूक शेख ने सारा ध्यान अभिनय के क्षेत्र में लगाया तो फिर सफलता मिलनी ही थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फिल्म गरम हवा से। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में अपनी शुरुआत को लेकर फारूक इतना ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने इस फिल्म में बिना पैसे के ही काम करने के लिए हामी भर दी थी। पर फिर भी मेहनताने के रूप में इन्हें 750 रुपए दिए गए थे, वो भी 5 साल में। बड़ौदा से कोई 90 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा गांव है। वहाँ कुछ खानदानी ज़मीनें थी, तो जमींदार तो बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ है, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता। बहरहाल मैं तो मुंबई में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, चूँकि वालिद साहब भी वकील थे। तो लॉ की पढ़ाई का आखिरी साल था और उस वक्त हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है IPTA, उसमें वो छोटे मोटे जो रोल होते हैं मेन एक्टर्स के पीछे खड़े रहने वाले 2-4 लोग नहीं होते वैसे, तो हम लोग वो किया करते थे। तो सत्यू साहब जो हमारे बड़े नामवर और बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं और बहुत ही अजीज हैं हम सबके, वो एक फिल्म की शुरुआत करने जा रहे थे, गर्म हवा। उनके पास पैसे वैसे थे नहीं और उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो काम भी कर लें, पैसे भी ना मांगे, बहुत सारी डेट्स भी दे दें। तो जाहिर है उन्होंने जाल अपने दोस्तों पर ही डाला और हम सब ने मिलकर जो है ये तय कर लिया कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा उसमें कर ही लें। तो एक किरदार बलराज सानी साहब जो सेंट्रल किरदार थे गर्म हवा का, उनके छोटे बेटे का रोल मुझे उन्होंने ऑफर किया, तो मैंने भी हाँ कर लिया। इत्तेफाक से फिल्म की बड़ी तारीफ हुई। मुझे जासूस कहते हैं, भला ये भी कोई जिंदगी है? बर्दाश्त की भी हद होती है, बहुत बर्दाश्त किया। अब और मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ एक ना एक दिन ऐसी बातें जरूर होंगी। खैर, अब ये मालूम हो गया कि इस मुल्क में रहना नामुमकिन है। अबू मियां, हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें।
फारूक शेख के घर वालों को उनका फैसला काफी आश्चर्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने बेटे को इस तरफ जाने से नहीं रोका। गर्म हवा की रिलीज के बाद फारूक शेख के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर आना शुरू हो गए। महान निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे को तो इनका काम इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में रे साहब ने इन्हें तुरंत ही एक रोल ऑफर कर दिया। वैसे जिस वक्त सत्यजीत रे ने फारूक शेख को रोल ऑफर किया था, उस वक्त फारूक कनाडा में थे और उन्होंने रे साहब से कहा कि उन्हें लौटने में 1 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में सत्यजीत रे ने उन्हें मना करने की बजाय पूरा 1 महीना फारूक के वापस आने का इंतजार किया था। तो इस तरह शतरंज के खिलाड़ी फारूक शेख के लिए सफलता की सीढ़ी साबित हुई और फिर इन्हें 1979 में फिल्म नूरी व 1981 में आई चश्मे बद्दूर जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। आपका नाम? सिद्धार्थ। पूरा नाम? सिद्धार्थ पराशर। बैठिए। थैंक यू। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर? 3। मेरा मतलब एक नहीं 3। ठीक से सोच के बताइए। मेरा मतलब है मैं एक हूँ, अकेला हूँ, लेकिन 2 दोस्तों के साथ कमरा शेयर करता हूँ। काम क्या करते हैं आप? MA किया है विद डिस्टिंक्शन, PhD करने वाला हूँ। धुलाई के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? हम साबुन इस्तेमाल ही नहीं करते, हमारे सारे कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं। लेकिन अभी तो आपने बताया कि बहुत स्टॉक है। ओह वो तो मुझे भगाने के लिए। खैर, आप एक बार चमको इस्तेमाल करके देखिए, दोबारा दूसरी कंपनी का साबुन देखेंगे तक नहीं। चमको कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, बार बार लगातार चमको, कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल और इनकी जोड़ी को 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी माना जाता था। चश्मे बद्दूर के अलावा इन्होंने एक साथ, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी जैसी कई सफल फिल्में की। फारूक शेख को अपने किरदारों में मध्यवर्गीय इंसान के साथ मानव मन की फितरत को बयां करने के लिए खास तौर से पहचाना जाता था और हाल ही के वर्षों में फारूक साहब सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, लाहौर, द बास्टर्ड चाइल्ड, ये जवानी है दीवानी और क्लब 60 जैसी कई सफल फिल्मों में परिपक्व कलाकार की छवि में नजर आए थे। आप खुश नहीं हो क्या पापा? खुश हूँ भाई। थोड़ा सेल्फिश भी हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो आप कहना क्या चाहते हो पापा, कि मैं अमेरिका नहीं जाऊं? मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ता है? तुमने कभी कोई बात मेरी मानी है? फर्क पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो पहले कह देते, आप भी कह सकते हो। तो मत जाओ। ओके, तुम ये कर सकते हो मेरे लिए? हाँ। तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। अब सुनो, जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फारूक जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेवारी निभाते हुए रेडियो और टीवी पर प्रस्तुतियां दी, लेकिन एक बात जो हमेशा उनके जीवन का फलसफा रही वो ये कि फारूक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते थे। फिल्म नूरी को मिली सफलता के बाद इनके पास तकरीबन 40 फिल्मों के ऑफर थे, पर इन्होंने सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया कि वो सभी फिल्में नूरी की पटकथा से ही मिलती जुलती थी। शेख जी को ऐसे कलाकारों में शुमार किया जाता है दोस्तों, जिन्होंने केतन मेहता, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे जैसे कई बड़े व असाधारण श्रेणी के निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में खास किरदार निभाए हैं। ये उन कलाकारों में से एक थे जो फिल्मों के साथ और उनके बाद तक लोगों पर अपने व्यक्तित्व की छाप बनाए रखते हैं, और शायद यही वजह है कि इन जैसे कलाकार को लंबे समय तक याद रखा जाता है। आज हमारी पूरी टीम फारूक शेख को याद करते हुए उनके अभिनय व योगदानों को सलाम करती है।
साथियों, जब कभी भी धरती पर कोई जन्म लेता है तो कुदरत हमेशा उसे किसी न किसी हुनर से जरूर संवारती है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इसमें से कुछ ही अपने अंदर की काबिलियत को पहचान कर उसे परवान चढ़ा पाते हैं और इतिहास में अपनी खास जगह बना पाने में कामयाब रहते हैं, जबकि बाकी के लोग आम आदमी की भीड़ में ही कहीं गुम हो जाते हैं। आज ही के दिन 1947 को इंग्लैंड में जन्मे एल्टन जॉन भी एक ऐसे ही शख्स हैं, जिन्हें उनकी अद्वितीय पॉप व रॉक स्टाइल के लिए 20वीं सदी के संगीत दिग्गजों में से एक माना जाता है। संगीत में अपनी गहरी रुचि की झलक इन्होंने कम उम्र से ही दिखानी शुरू कर दी थी और इसका प्रमाण 1970 में रिलीज जॉन के पहले सेल्फ टाइटल्ड अमेरिकन एल्बम से सभी को मिल गया। इस पेशकश ने जॉन को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में मदद भी की। ये इनके संगीत का ही जादू है कि अब तक इन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने के साथ साथ नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। मात्र 4 साल की उम्र से ही जॉन ने खुद से पियानो बजाना सीख लिया था और अपने हुनर के दम पर ही इन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के यूथ प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप हासिल की थी। वो इस कॉलेज में हर वीकेंड में क्लास अटेंड करने के लिए जाया करते थे। जॉन ने अपने पिता के ना चाहने के बावजूद पॉप म्यूजिक को ही अपने करियर के रूप में चुना था और इसी के चलते 17 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़कर अपने सपने में रंग भरना शुरू कर दिया था। जॉन ने अपनी शुरुआत ब्लूसलॉजी नाम के एक ग्रुप के साथ की और फिर यहीं से इन्होंने अपने आगे के रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए। सन 1969 में जॉन ने लिबर्टी रिकॉर्ड्स के एक विज्ञापन के लिए बतौर गीतकार काम किया, जिसके बाद जॉन ने बर्नी टॉपी के साथ मिलकर अपनी टीम बनाई और बहुत जल्द ये जोड़ी गीत लिखने वालों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ने लगी। बतौर गायक जॉन को पहला मौका मिला 1969 में रिलीज हुए एल्बम एम्प्टी स्काई से। हालांकि जॉन की ये पहली शुरुआत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बाद 1970 में जॉन का सेल्फ टाइटल्ड एल्बम योर सॉन्ग उनका पहला हिट साबित हुआ। It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. योर सॉन्ग से मिली सफलता के बाद जॉन ने क्रोकोडाइल रॉक, बेनी एंड द जेट्स और आइलैंड गर्ल जैसी एल्बम सीरीज देकर म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया। 1970 के दशक में अपने सफल करियर की गाड़ी को दौड़ाते हुए जॉन अब तक सभी के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। इन्हें हुनर के साथ साथ अपने लाइव शो और कॉस्ट्यूम के लिए भी जाना जाता था। वैसे जब एक साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान जॉन से उनकी विशेष वेशभूषा का कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं 2 घंटे तक पियानो के साथ जुड़ा रहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि इस दौरान सभी सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ही देखते रहें। यही वजह है कि मुझे दूसरों से अलग कॉस्ट्यूम व ग्लासेस रखने की आदत है। सन 1976 में जॉन ने किकी डी के साथ मिलकर डोंट गो ब्रेकिंग माई हार्ट के जरिए फिर से टॉप चार्ट में अपना नाम शामिल करवा दिया।
अब जॉन के अगले हिट का इंतजार था, पर इसी बीच इनके एक फैसले ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल जॉन ने संगीत की दुनिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था और इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के साथ जुड़ने का मन बना लिया। पर ज्यादा दिनों तक संगीत की दुनिया का ये प्रेमी अपने आप को इस क्षेत्र से दूर नहीं रख सका और 1979 में अपनी वापसी जबरदस्त हिट एल्बम सिंगल मैन के साथ की। अपने इस नए जीवन को एक प्रेरणा मानते हुए जॉन ने एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन शुरू की। इस संस्था के माध्यम से एड्स से जंग लड़ने वालों को मदद प्रदान की जाती थी। 1992 में स्थापित एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से पूरी दुनिया से इसे बहुत जल्द $225 मिलियन का सहयोग मिलने लगा। अलग अलग जगहों पर इसकी शाखाएं शुरू करने के लिए जॉन ने टिम राइस के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इनकी जोड़ी ने ही 1994 की हिट एनिमेटेड फिल्म द लॉयन किंग का साउंड ट्रैक भी तैयार किया था। वैसे यही वो साल भी था जब इन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए पहले अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। And the winner of the Oscar is Elton John and Tim Rice. Can you feel the love tonight? Many thanks to everyone at Disney, and in particular, as it's a musical thing, Mr. Hans Zimmer. I'd also like to thank Dennis Compton, a childhood hero of mine. Over to Elton. Thank you very much. This is such an exciting night. I'd like to thank the members of the Academy for this incredible honor, to Hans Zimmer, who did a wonderful job with the songs, to everybody at Disney, to my parents who are here tonight, to David, to John Reed, to my friends in Utah, and everyone who worked on this most enjoyable project. This is an incredible honor for me. I'd like to dedicate this award to my grandmother, Ivy Sewell. She died last week, and she was the one that sat me down at the piano when I was 3 and made me play. So I'm accepting this in her honor. Thank you very much. इस सफलता के बाद से जॉन और टिम राइस की जोड़ी को एडा म्यूजिक के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का टोनी अवार्ड प्रदान किया गया और 1994 में इन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम समेत बहुत से दूसरे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 1995 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने जॉन को कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा और 1997 में जॉन ने अपने 2 बहुत ही करीबी मित्रों को खो दिया और दोस्तों इनमें से एक राजकुमारी डायना भी थी। राजकुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए ही इन्होंने कैंडल इन द विंड क्लासिक सॉन्ग को पेश किया। इस गीत की सफलता का ही परिणाम था कि एक ही साल के अंदर इसकी करीब 30 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। जॉन अपनी चैरिटेबल फाउंडेशन के अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाओं को भी सहयोग करते हैं जो कला व संगीत के क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। सन 2012 में अपने एक शो के दौरान जॉन को सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या हुई और इसी वजह से इन्होंने अपने आगे के 4 शो कैंसिल कर दिए। फिलहाल अब जॉन पहले से बेहतर हैं और अपने नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में व्यस्त हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से एल्टन जॉन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हमारे मुल्क में विवाद चाहे जितने भी हों, पर हमारी आंतरिक रक्षा करने वाले सिपाही हर पल इन सब से अलग रहकर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। पर देखिए ना, कितनी विडंबना है कि जो नाम इतिहास भी कभी नहीं मिटा सकता, वो हमारी यादों में अक्सर धुंधले हो जाते हैं। आज ही के दिन 1967 में बेंगलोर में जन्मे कर्नल वसंत वेणुगोपाल को आज पूरा विश्व याद कर रहा है। भारतीय सेना की 9वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री यूनिट में बतौर कमांडिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर की उरी नामक भारतीय सीमा क्षेत्र की रक्षा करते वक्त अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की थी
और उनकी इसी वीरता को सम्मानित करने के लिए मरणोपरांत इन्हें सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वैसे वसंत वेणुगोपाल ही कर्नाटक राज्य से ताल्लुक रखने वाले पहले ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्हें सेना के इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेंगलोर के MIS कॉलेज से स्नातक करने के दौरान ही इन्होंने NCC का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इसी सैन्य प्रशिक्षण के तहत ही वेणुगोपाल जी को 1986 और 87 के इंडो कनाडा वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला था। सन 1988 में वेणुगोपाल जी ने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और 10 जून 1989 में इन्हें 9वीं मराठी लाइट इन्फेंट्री में भर्ती कर दिया गया। 18 सालों के अपने मिलिट्री करियर के दौरान वेणुगोपाल की पोस्टिंग सिक्किम, पठानकोट, गांधीनगर, रांची, बेंगलोर और जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में की गई। जम्मू और कश्मीर ही वो राज्य था दोस्तों जिसकी रक्षा करने के दौरान ही वसंत वेणुगोपाल को शहादत मिली। दरअसल 28 अक्टूबर सन 2006 में इन्हें 9वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री की कमांड सौंपी गई और इस पद को पाने के एक ही साल के भीतर सीमा की रक्षा के दौरान इन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। 31 जुलाई सन 2007 को वेणुगोपाल और इनकी सैन्य टुकड़ी ने सीमा में सेंध लगाए बैठे कई आतंकियों को जंगल में घेर लिया। साथ ही कश्मीर के उरी क्षेत्र से उनके बाहर निकलने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। दोनों पक्षों में भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई थी। कर्नल वेणुगोपाल और उनके सैनिक घायल अवस्था में भी आतंकियों को उलझाए हुए थे। साहस का परिचय देते हुए इन्होंने आगे रहकर अपने साथियों की हौसला अफजाई की और सभी 8 आतंकियों को वहां से भगाकर ही दम लिया। पर इस दौरान हुई मुठभेड़ में वेणुगोपाल अपने एक साथी के साथ बुरी तरह से दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गए और हॉस्पिटल पहुंचकर अपने प्राण गंवा दिए। 1 अगस्त 2007 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ इन्हें सभी ने अंतिम विदाई दी और फिर भारत सरकार ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से इनका सम्मान किया। आज हमारी पूरी टीम वसंत वेणुगोपाल और उनके हौसलों को तहे दिल से सलाम करती है। आज का ये बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन सवाल पूछना है हमें आपसे। तो सवाल ये है, पोलियो की दवाई का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? तो अगर आपको सही जवाब मालूम है तो जल्दी से अपने सही जवाब भेजिए born2beremembered@gmail.com पर और साथ ही साथ हमें फॉलो करिए facebook.com/born2beremembered पर। अब आपकी ये दोस्त बबीता आपसे यहीं पर लेती है इजाजत, लेकिन मिलूंगी बहुत ही जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शेफ, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा।
कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।